हमारे यहाँ जाति के आधार पर किसी को मस्जिद में घुसने से रोका नहीं जाता। हमारे यहाँ जाति के आधार पर किसी को इमाम यानी कि जो नमाज पढ़ाते हैं उनको नमाज पढ़ाने से रोका नहीं जाता। हमारे यहाँ किसी को मुअज्जिन बनने से यानी कि जो अजान देते हैं मस्जिदों के अंदर उनको रोका नहीं जाता। और इस बात को जो लोग ये बात उठा रहे हैं, मैंने आज ट्विटर पे भी देखा, बहुत ज़्यादा लोग जो है ये बात कह रहे हैं कि पसमानदा के साथ नाइंसाफ़ी होती है। मैं कह रहा हूँ कि नाइंसाफ़ी सब होती है, आप उनको रिजर्वेशन दीजिए। ऑलरेडी सर्वे पड़ा हुआ है, ऑलरेडी रिपोर्ट पड़ा हुआ है, रिकमेंडेशंस पड़ी हुई हैं, अनुशंसा पड़ी हुई हैं, उनके आधार पर आप रिजर्वेशन दीजिए। तो ये 27% के अंदर मुसलमानों का जो ओबीसी मुसलमान है, इनका हक कौन मार रहा है? ये बात सोचने की बात है ना। हम देते हैं आरक्षण इनको, एससी वर्ग के अंदर एससी मुसलमान डालते हैं, ओबीसी के अंदर मुसलमानों को अलग करते हैं। ये सवाल करिए उनसे, इस पर अगर वो बात कर लें तो कह दीजिए। पहली चीज़ कि मुसलमानों के नाम के आधार पर जाहिर नहीं होता कि वो किस कास्ट के हैं। मंडल की राजनीति को अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वोट दे करके इस्टेब्लिश किया तो मुसलमान ने किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो तो मुसलमान का अपना भाई है, धार्मिक भाई। वहाँ पर बसपा से लड़ रहे थे गुड्डू जमाली, मुसलमान थे, और मुलायम सिंह यादव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और वहाँ यादवों का एक बड़ा वर्ग भाजपा को वोट दिया जो उनकी बिरादरी का था। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। अल्लामा इकबाल का ये शेर अक्सर कई मौक़ों पर सुनाया जाता रहा है और ये इस शेर को सुनाकर ये दलील दी जाती रही है कि भारतीय मुसलमानों में कोई गैर बराबरी नहीं है, सब बराबर हैं, सब एक सफ में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। वहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जाति से ऊंचा है और ना कोई जाति से छोटा है। लेकिन पसमानदा समाज की राजनीति इस शेर को गलत साबित करने की बार बार कोशिश करती है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा कि देश के भाजपा कार्यकर्ताओं को पसमानदा समाज को भाजपा से जोड़ने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ बोहरा मुसलमानों को भी भाजपा से जोड़ने की ज़रूरत है, तब से एक नई बहस शुरू हुई और वो है पसमानदा मुसलमानों की बहस। यह ऐसा नहीं है कि पसमानदा मुसलमानों की बातें पहले नहीं हुई हैं, पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब जिस तेज़ी से भारतीय मुसलमानों के अंदर जितनी तेज़ी से पसमानदा और अशराफ के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो इस राजनीति को, इस देश को और इस देश के मुसलमानों को कहाँ लेकर जाएगी। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं सीनियर पत्रकार निसार अहमद सिद्दीकी। इनसे हम बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या राय है जो भाजपा ने जो राजनीति शुरू की है, पसमानदा और अशराफ की राजनीति, ये भारतीय मुसलमानों को, और एक दूसरी तरफ मोहन भागवत का ये कहना कि हिंदुओं में कोई जाति, के हिंदुओं से अंदर से जातिवाद खत्म होना चाहिए, और उसी साथ साथ मुसलमानों में ये कहना कि पसमानदा और अशराफ यानी कि पसमानदा मुसलमान वो मुसलमान जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या एससी कैटेगरी में आते हैं वो मुसलमान, और अशराफ वो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं जिनमें शेख, सैयद, मुगल, पठान वगैरह आते हैं, कि उनके बीच में काफ़ी खाई है और हम पसमानदा को साथ लेकर चलेंगे। कैसे सोचते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहली बात कि जो बात हो रही है आजकल, अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो देखा और उस वीडियो में वो बात कर रहे हैं पसमानदा समाज की और उनके अधिकारों की। ये बात बिल्कुल जायज़ है और अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन देगा कौन? और किन अधिकारों की बात कर रहे हो? जब आप ये बात करते हैं, मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। जब आप बात करते हैं कि जाति की व्यवस्था है यहाँ पे, तो ठीक है, जाति की व्यवस्था है, भारतीय मुसलमान भी जातियों में बटा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जाति के आधार पर किसी को मस्जिद में घुसने से रोका नहीं जाता। हमारे यहाँ जाति के आधार पर किसी को इमाम यानी कि जो नमाज पढ़ाते हैं उनको नमाज पढ़ाने से रोका नहीं जाता। हमारे यहाँ किसी को मुअज्जिन बनने से यानी कि जो अजान देते हैं मस्जिदों के अंदर उनको रोका नहीं जाता। तो हमारे यहाँ का जो स्वरूप है, जातियों में डिवाइडेशन है, लेकिन वो उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का दूसरे समाजों के अंदर है। लेकिन मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि पसमानदा मुसलमानों का अधिकार मिलना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ मिलना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि पसमानदा के अंदर दलित जातियाँ, मुसलमान की जो एससी जातियाँ हैं वो भी आती हैं और बैकवर्ड आती हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ा है, सबसे ज़्यादा कोई अगर
विकास की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया है तो मुसलमान समाज है, तो आप दीजिए। जो बैकवर्ड का रिजर्वेशन है उसके अंदर मुसलमानों का, जो ओबीसी मुसलमान है, उनका कोटा अलग कर दीजिए 5 से 7%। जैसा कि सब लोग मानते हैं कि भाई 85 का नारा देते हैं जब, तो कहते हैं कि जो 85% मुसलमान है, तो उसमें मान लीजिए कि 14% में 85% मुसलमान मानेंगे आप, तो 10% बैठता है पूरे आबादी के हिसाब से। तो जो बैकवर्ड मुसलमानों का, जो बैकवर्ड का रिजर्वेशन है, उसमें बैकवर्ड मुसलमानों का कोटा 10% अलग कर दीजिए। उसके बाद इन्हीं मुसलमानों में से जो एससी मुसलमान हैं, जो अभी भी उसी के डिवाइडेशन के आधार पर काम करते हैं, जैसे हमारी तरफ एक नट समुदाय है, मेहतर समुदाय है जी, जो कई 100 साल से, मतलब जिन्होंने मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम करते थे, वो अब वो लोग दूसरा काम करते होंगे, तो इनको दीजिए एससी का रिजर्वेशन। मुस्लिम धोबी है, उनको भी शामिल कीजिए एससी के अंदर। तो आप इन बिरादरियों का अगर उत्थान चाहते हैं तो इनको जो है, इनका जो हक है, जो आर्टिकल 341 है, जिसके अंदर जो है सिर्फ मुसलमान और ईसाई को रिजर्वेशन नहीं मिलता है एससी का, उसको खत्म करिए। हम तो खुले दिल से स्वागत करेंगे इन चीजों का कि इन जातियों को, जो पिछड़ी हैं, जो समाज में बिल्कुल मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, उनको आप आरक्षण दीजिए। बहुत ज्यादा जरूरत है आरक्षण की। और मैं तो कह रहा हूं कि सोशल सर्वे तो इसका हो चुका है। भारत सरकार की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और अमिताभ कुंडू कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में बहुत सारी बातें कह रखी हैं। तो यहाँ पर कोई डिस्कशन ही नहीं बचता है कि इनके बारे में कोई नया सर्वे हो। ऑलरेडी सर्वे पड़ा हुआ है, ऑलरेडी रिपोर्ट पड़ा हुआ है, रिकमेंडेशंस पड़ी हुई हैं, अनुशंसा पड़ी हुई हैं, उनके आधार पर आप रिजर्वेशन दीजिए। और इस बात को, जो लोग ये बात उठा रहे हैं, मैंने आज ट्विटर पे भी देखा, बहुत ज्यादा लोग जो है ये बात कह रहे हैं कि पासमानदा के साथ नाइंसाफी होती है। मैं कह रहा हूं कि नाइंसाफी सब होती है, आप उनको रिजर्वेशन दीजिए। क्यों नहीं दे रहे रिजर्वेशन? जो दलित नाइंसाफी क्या होती है वो, जैसे मैंने उनको बोलते हुए सुना कि पासमानदा मुसलमानों का अशराफ शोषण करते हैं, पासमानदा मुसलमानों का जो है उनको मुख्य धारा में नहीं आने देते। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, चलो मैंने मान लिया बात की उनका शोषण हुआ, उनके साथ जाति हुई, ठीक है। यही क्राइटेरिया आरक्षण का कि जिन जातियों को जाति के आधार पर वंचित रखा गया, उनको जाति के आधार पर पीछे रखा गया, जैसा वो लोग क्लेम करते हैं, उनको आरक्षण मिला मुख्यधारा में लाने के लिए। तो वही क्राइटेरिया ये जो हमारे पसमानदा मुसलमान हैं और जो एससी वर्ग के मुसलमान हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं अप्लाई होता? उनको आप दीजिए रिजर्वेशन, वो उनको बढ़ाइए आगे। हम तो खुश हैं उसके लिए, हम तो कहेंगे कि जो है आप रिजर्वेशन देकर इनको आगे बढ़ाइए, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन सवाल नियत का है कि आप क्या करते हैं कि सामने खड़ा कर देते हैं कि ये अशराफ ने तुम्हारा हक मार लिया, ये अशराफ ने तुमको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो यहां पर ये चीज बहुत ही सही नहीं बैठती है, क्योंकि यहां पर कोई हक मारने वाली बात नहीं है। क्यों? इसकी वजह मैं बता रहा हूं आपको। मुसलमान ओबीसी का रिजर्वेशन में आता है, मैक्सिमम मुसलमान ओबीसी के रिजर्वेशन में आते हैं। हाँ। कई सिर्फ विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है, अदरवाइज लोकल बॉडी के चुनाव में, ग्राम पंचायती के चुनाव में, इन सब में रिजर्वेशन है। इसमें अशराफ और सवर्ण की लड़ाई होती नहीं है। ठीक। उसके बाद नौकरियों में आ जाइए। नौकरियों में जो सवर्ण मुसलमान है वो सवर्ण कोटे में जाता है, वो सामान्य कोटे में जाता है, उसका फाइट वहां दूसरे सामान्य लोगों से है। उसका तो पसमानदा मुसलमानों से कोई फाइट नहीं है। पसमानदा मुसलमान का फाइट किससे है? जो बैकवर्ड के अंदर आते हैं। तो अगर ओबीसी में आने के बाद भी 92 में या 93 में ओबीसी रिजर्वेशन आ गया, उसके बाद भी जब 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इनका उत्थान नहीं हुआ, तो इसके लिए उस रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूं कि अगर वो दिक्कत वहां पे अगर इनका उत्थान नहीं हो पाया, तो उसी कोटे के अंदर जो 27% ओबीसी कोटा है, उसी कोटे के अंदर 7%, 6%, 5% अब मुसलमानों कोटा अलग कर दीजिए, वहां पर से मुसलमान भरे जाए। तो ये 27% के अंदर मुसलमानों का, जो ओबीसी मुसलमान है, इनका हक कौन मार रहा है? ये बात सोचने की बात है ना। तो एक सवाल बार बार उठ रहा है कि पसमानदा मुसलमानों पर जुल्म होता है, ये तो कहा जा रहा है, जो उठाने वाले लोग हैं, लेकिन वो ये नहीं बताया जा रहा है कि जो पसमानदा मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, जिसे 341 के तहत आरक्षण से महरूम कर दिया गया, उसकी जो आरक्षण की 341 को खत्म करने की मांग है,
उसमें ये दूसरे वर्ग उनका साथ क्यों नहीं देते? सवाल यही आता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। मैं अभी मैं कुछ दिन पहले इसी सब मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, तो आप जो है इस पे किसी भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो मुसलमान का जो आर्टिकल 341 है, इस मसले पर किसी भी एससी वर्ग के जो बुद्धिजीवी हैं, जो उनके सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी राय सुनिए। वो एग्री कभी नहीं करेंगे, और वो करते हैं तो जो है वो खुले मन से कहें कि हम जो उनके समाज के, जिसको वो कहते हैं कि पसमानदा हमारे समाज के लोग हैं, जिनको वो ये कहते हैं कि हमको पसमानदा को प्रताड़ित किया गया, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। तो आप अपने समाज के लोगों को, जो एससी लोग हैं, जो मुस्लिम एससी लोग हैं, उनको दीजिए आरक्षण एससी वर्ग का, क्योंकि वो भी तो डिप्राइव्ड सेक्शन के अंदर हैं, वो भी तो विकास की सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, तो उनको आप शामिल कर लीजिए। जब सिख को शामिल कर लिया गया, बौद्धों को शामिल कर लिया गया, तो मुस्लिम को क्यों वंचित रखा गया? ईसाई को वंचित रखा गया, लेकिन मुस्लिम को क्यों वंचित रखा गया? सवाल यहाँ पर ये है। तो आप उनको दीजिए। उसके बाद कई स्टेट के अंदर मुसलमानों का कोटा अलग से फिक्स कर दिया गया है। तो आप नेशनल लेवल पर मुसलमान की टोटल पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग 14% है, 14 पॉइंट कुछ है। तो जैसा कि दावा है कि इसमें 85% पसमानदा मुसलमान है। तो आप जो है ओबीसी आरक्षण के अंदर जो 85% के साथी हैं हमारे, उनमें से कुछ एससी वर्ग के हैं, कुछ पिछड़े वर्ग के हैं, आप इनका आरक्षण डिसाइड कर दीजिए। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा आपसे कि किसी सोशल सर्वे की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पड़ी है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट पड़ी है। आप इन दोनों रिपोर्टों के आधार पर आप इनको कहिए कि जो है हम देते हैं आरक्षण इनको। एससी वर्ग के अंदर एससी मुसलमान डालते हैं, ओबीसी के अंदर मुसलमानों को कोटा अलग करते हैं। ये सवाल करिए उनसे, और इस पे अगर वो बात कर लें तो कह दीजिए। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं करते हैं पसमानदा मुसलमानों के साथ में, कि रोटी का रिश्ता तो है, बेटी का रिश्ता नहीं करते, यानी कि शादियां नहीं होती। क्या ऐसा है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहली चीज कि मुसलमानों के नाम के आधार पर जाहिर नहीं होता कि वो किस कास्ट के हैं। और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि रोटी बेटी का जो संबंध है वो सामाजिक संबंध है, वो धार्मिक संबंध नहीं है। ठीक है, धर्म के अंदर वो चीज बिल्कुल भी कहीं से डिसाइडेड नहीं है कि कौन किससे शादी नहीं कर सकता है। धर्म के अंदर यह है कि जो भी आदमी वहां पर डिसाइडेड कर दिया गया है कि जो अहले ईमान है आप उससे शादी कर लीजिए, सिंपल सी बात है। उसमें और कोई न जाति क्राइटेरिया है, न नस्ल का है, न रंग का है, किसी चीज का नहीं है। तो धर्म के अंदर तो जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन समाज के अंदर क्या होता है कि लोग, कहा भी गया है कि सबसे पहले अपने नजदीकी रिश्तेदारों में शादी करो, लोग वही करते हैं। तो हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो रोटी बेटी का संबंध नहीं बन पाता है वो इंटेंशनली है, नहीं। वो जो कुरान की, अरे जो इस्लाम की बनी हुई चीजें हैं कि सबसे पहले शादियां अपने नजदीकी रिश्तेदारों में करो, उसके बाद बाहर करो, तो लोग अपने नजदीकी रिश्तेदारों में ढूंढते हैं। तो यही चीज है, सिस्टम है। तो इसमें जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब मैं इंटेंशनली जाऊं कि मैं किसी दूसरे बिरादरी के लड़के शादी करूंगा तो ये गलत है ना। मुझे कहा गया है, मुझे, चूंकि हम एक प्री डिस्क्राइब्ड, जिनके रहन सहन खान पान से लेके उठने बैठने से लेके संबंध बनाने तक की चीजें डिसाइड कर दी गई हैं कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो वहां पर क्या है कि वहां पर भी शादियों का भी सिस्टम डिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी। तो वहां पर क्या है कि लोग उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब इसमें कोई किसी से शादी कर भी रहे हैं, लोग बहुत से लोगों ने शादियां की हैं और कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पिछले कुछ महीनों से जो शुरू हुआ है सिलसिला पसमानदा मुसलमानों को लेकर के, दूसरी तरफ जो एक मोहन भागवत का बयान कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, उससे पहले रामचरितमानस का जलना और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो, क्योंकि अभी तक मुस्लिम जो है वो एक मुश्त वोट रहा है, वो जाति के आधार पर नहीं गिना गया, काउंट किया गया उसको, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे तोड़ने की साजिश है? नहीं, देखिए, मैं रामचरितमानस के विषय पर पहले मैं क्लियर कर दूं कि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मुझे, मैंने वो किताब पढ़ी है, लेकिन मुझे पढ़नी है क्योंकि जानकारी कहीं से भी मिले, जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं
उस सिस्टम का नहीं मुझे पता उनका, लेकिन मैं जहाँ तक मुसलमानों के ताल्लुक से बताना चाहूँगा कि हर आदमी का अपना एक सेट पैटर्न है। जैसे कि लोग अपने समाज के साथ जो है जुड़े रहते हैं, जहाँ पर उनके विचार मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मंडल की राजनीति को अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वोट दे करके इस्टेब्लिश किया तो मुसलमान ने किया, और वहाँ पे तो मुसलमान ने बिल्कुल नहीं देखा कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। उन्होंने विचार के आधार पर, जिनसे उनके विचार मिले, उनके आधार पर उन्होंने उनको वोट दिया। मैं कह रहा हूँ कि जो है आप यहीं पे देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो तो मुसलमान का अपना भाई है, धार्मिक भाई है, लेकिन नकारते हैं मुसलमानों को, वोट नहीं करते। यूपी में नहीं किया, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे राज्यों में नहीं किया उनको वोट। क्यों? क्योंकि विचार मैच नहीं करते ना। तो मुसलमान क्या कर रहा है, वो विचारधारा के आधार पर जो उनको अपनी विचारधारा, जिनसे वो नजदीक जुड़ता है, जिनको लगता है कि वो उनके दुख दर्द के अंदर वो शामिल होंगे, वो उनको वोट करता है। वो ये नहीं देखता कि कौन मेरा इस मामले पे, कौन मेरे धर्म का, कौन क्या है। वो विचारधारा के आधार पर, जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको कि 2014 का इलेक्शन था, आजमगढ़ लोकसभा सीट थी, वहां पर बसपा से लड़ रहे थे गुड्डू जमाली, मुसलमान थे, और मुलायम सिंह यादव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और वहां यादवों का एक बड़ा वर्ग भाजपा को वोट दिया जो उनकी बिरादरी का था। तो आप यहां पे इसी से निकाल लीजिए फैसला। एक बहुत लंबे समय तक संभल से लोगों ने जिताया, जो कि कहा जाता है कि वहां पर 50 से ज्यादा % मुसलमान है, 50% मुसलमान है। तो वहां पे जो है, तो हमने तो ऐसी बहुत सारी मिसालें पेश की हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि आप मंडल की राजनीति को मुसलमानों ने सराहा, और फिर वही मंडल वाले ही अब हथियार ले लेकर आगे लिंचिंग करने के लिए? देखिए, ये मैं जहाँ तक मानता हूँ कि देखिए, राजनीतिक विचार के अंदर, शायद आप हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहे होंगे, हाँ। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हरियाणा में कोई लालू प्रसाद यादव पैदा नहीं हुआ शायद, वरना मैं ये मानता हूँ कि लालू यादव और उनके परिवार ने, मेरा अपना ये व्यक्तिगत राय हो सकती है, कोई मेरे इस विचार से डिसएग्री कर सकता है, उनको ये राय अधिकार है कि वो मेरे विचार से जो है असहमत जताएं। मेरा ऐसा मानना है कि जितना सामाजिकता, जितना परस्परता और एकजुटता समाजों के अंदर लालू प्रसाद यादव ने डेवलप किया बिहार के अंदर, नीतीश कुमार ने भी डेवलप किया। इन लोगों ने सामाजिक जो बाउंडेशन है, एक दूसरे के बीच में जो बाउंडेशन कर रहा हूं, सामाजिक जो मेल मिलाप है, जो सामाजिक जुड़ाव है कई सारे समाजों का, उन्होंने इनको साथ लेके चला। इसीलिए वहां पे देखिए आप कि इतने हेट क्राइम्स बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है। और इधर में क्या है कि जैसे मोनू मनेसर की बात होती है, मोहित यादव की, तो लोग कहते हैं कि जो है वो यादव होके जो है उसने ऐसा किया। तो शायद लालू प्रसाद यादव जैसे अगर 2-4 नेता यहाँ भी पैदा हो गए होते तो ये चीजें सुधर गई होती, क्योंकि सामाजिकरण होना बहुत जरूरी है। समाजों का उत्थान करने के लिए ऐसे नेताओं का होना बहुत जरूरी है। सामाजिक उत्थान की आपने बात की, चलिए देखते हैं पसमानदा मुसलमान जो राजनीति है, जिसका सिलसिला प्रधानमंत्री मोदी के बयान से जिसने बल जिसको मिला है, हैदराबाद में जो कार्यकारिणी बैठक हुई थी बीजेपी की, उसमें जो कहा उन्होंने, और उसके बाद से जो 3 मुसलमान मोदी सरकार में जो भाजपा है उसमें MP हुआ करते थे, वो तीनों अशराफ मुसलमान थे, जिसमें MJ अकबर एक थे, एक मुख्तार अब्बास नकवी थे, और डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम। तीनों को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, उनकी जगह पर के गुलाम अली खटाना को लाया गया है, जो आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, बकरावल कम्युनिटी से। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में जो मोहसिन रजा थे, जो सैयद कम्युनिटी से थे, अशरफ कम्युनिटी से थे, उन्हें बाहर कर दिया, उनकी जगह पर दानिश आज़ाद अंसारी को लाया गया है। उसके बाद से खेल शुरू हुआ है। नहीं, देखिए, मैं यहाँ पर आपको चीज़ और क्लियर कर दूँ। हाँ। कि देखिए, जब मोहसिन रजा को जब बनाया गया मंत्री, तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाँ। तो दानिश आज़ाद अंसारी ने बने, तो उनका भी स्वागत है। हाँ। ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है? ये वो लोग करते हैं जो मुसलमानों का फायदा अपने राजनीतिक फायदे के लिए लेते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पसमानदा भाई के साथ बहुत जुल्म हुआ, और वो जालिम के अंदर बताते हैं जो है अशराफ मुसलमानों को।
तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ठीक है, एक हद तक चीजें बैलेंस होनी चाहिए। तो आप जो इल्जाम लगा रहे हैं तो उसके उत्थान के लिए आपने प्रयास क्या किया? आप वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं उनके कई राज्यों में सरकार रही, ये मंडल राजनीति के लोग कई राज्यों में सरकार में रहे, तो इन्होंने मुसलमान जिनको ये कहते हैं कि प्रताड़ना हुई, तो उनको आपने ऊपर उठाने के लिए उनको आरक्षण का प्रावधान अलग से क्यों नहीं दिया? अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव 18% का जो है उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन देंगे, कहां दिया रिजर्वेशन? मिलना चाहिए था रिजर्वेशन ना। मैं कह रहा हूं 18% छोड़ दीजिए, आप स्टार्ट कीजिए 7% से, जो उनका एक्चुअल हक है। जो अगर आप देखेंगे तो वो 8-7% उनका अलग से कोटा निर्धारित कर दीजिए, उसमें जो है फिर उसके बाद मुसलमान देखिए 100 नौकरी निकलेगी, 7 जाएंगे मुसलमान। तो इस तरह से उत्थान धीरे धीरे होता चला जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि क्या ये जो राजनीति शुरू हुई है पसमानदा और अशराफ के बीच की जो राजनीति, तो क्या ये मुसलमानों में फूट डाल कामयाब हो पाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं एक चीज, कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ प्रताड़ना का स्ट्रक्चर वो नहीं है, न यहाँ प्रताड़ना राजनीतिक है, ना सामाजिक है, ना आर्थिक है। कैसे सामाजिक स्तर पर प्रताड़ना ऐसे नहीं है कि मंदिरों के अंदर, अरे मस्जिदों के अंदर, या फिर जो है किसी इमाम पोजीशन पे जाने के लिए जाति के आधार पर कोई बाउंडेशन ही नहीं है। आप हाफिज कुरान हो गए, आपको लोग जो है हाफिज जी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको जाति के आधार पर जो है कोई आपको जाति के आधार पर ही बोलेगा, नहीं। आप हाफिज हैं, आपको जो है लोग इज्जत देंगे, आप किसी आपकी जात नहीं पूछी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि आपको किसी मस्जिद का इमाम बनने से पहले कोई आपकी जाति नहीं दिखेगा, मुअज्जिन बनने से पहले जाति नहीं दिखेगा, आप करिए, यहाँ पे ये रोक नहीं है। दूसरा, राजनीतिक मैं मानता हूं कि जो है एक हद तक पछड़े मुसलमान उठ नहीं पाए, लेकिन ये सवाल भी किससे पूछा जाए? अब मैं अगर पूछूं, इन्हीं लोगों से पूछूं, मंडल की पॉलिटिक्स से पूछूं, बीजेपी से पूछूं, कांग्रेस से पूछूं, सबसे पूछूं कि इतना दर्द लिए घूम रहे हो तो टिकट क्यों नहीं देते? 2 टिकट राज्यसभा भेजो, बीजेपी ने भेजा राज्यसभा, बीजेपी ने मंत्री बनाया, आप भी राज्यसभा भेजिए, आपके पास भी तो जगह है, ऐसा नहीं कि आपके पास जगह नहीं है, आपके पास भी जगह है, आप भी राज्यसभा भेजिए, विधानसभा भेजिए, आप टिकट देकर चुनाव जिताइए। किसने मना किया आपको? क्या किसी अशराफ ने जाके बोला कि जो है इनको टिकट देंगे तो हमारा समुदाय वोट नहीं देगा? या कभी इस तरह की सामने आई बात कि यहाँ पर जो है इस बिरादरी को टिकट दे दिया आपने मुसलमानों के अंदर तो मुसलमान वोट नहीं देगा? कहीं भी ऐसा कोई खबर सुनने को मिला किसी को? तो आप दीजिए, सवाल आप ही के ऊपर सवाल आएगा। तीसरी, आर्थिक, तो जो नौकरियों के अंदर जहां तक लड़ाई की बात है, तो वहां अगड़ा पिछड़ा कोई हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। सवर्ण मुसलमान सवर्ण में जाके कोटे में लड़ रहा है, वहां पे जो है वो फाइट कर रहा है, ओबीसी मुसलमान ओबीसी कोटे में जा रहा है, तो किससे कहां यहाँ पर क्लैश कहां है? तो ये चीज नहीं टिक पाएगी मुसलमानों के बीच में। अशराफ पसमानदा का बहुत कोशिश होती है, बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन जब सवाल बुनियादी जवाब जाएंगे ना, जैसे मैंने ये सवाल उठा दिया कि कोई भी आके मुझे ये जवाब दे दे, मैं तो कह रहा हूं कि मेरा ये बेसिक सवाल है कि मैं ये बात मान लिया कि जाति के आधार पर पसमानदा मुसलमानों को सताया भी गया, प्रताड़ित भी किया गया, तो उसका सोल्यूशन यही है जो आपको मिला हुआ है। आप उन मुसलमानों को पिछड़े आरक्षण के अंदर कोटा निर्धारित कर दीजिए उनका, और जो हमारे एससी मुसलमान हैं उनको एससी कैटेगरी में शामिल कर लीजिए, उत्थान हो जाएगा, उनका रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो इस पे कोई जवाब इस पे मैं चाहूंगा कि लोग आगे जवाब दें मुझे, मैंने कई बार सवाल भी उठाया है, लोग जवाब दें। तो निसार सिद्दीकी के साथ में बातचीत आपने देखी, इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है पसमानदा और अशराफ को लेकर जो राजनीति चल रही है उस पर इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि ठीक है, अगर ये मान भी लिया जाए कि पसमानदा मुसलमान के साथ में जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो उसका सोल्यूशन का रास्ता, उसके समाधान का रास्ता ये है कि उन्हें भी आरक्षण दे दिया जाए। क्या आरक्षण देने के लिए वो वर्ग तैयार है जो पहले से ही मुसलमान ना होकर दूसरी कम्युनिटी यानी कि हिंदू और सिख होते हुए आरक्षण का लाभ उठा रहा है? क्या वो ये हजम कर पाएगा कि पसमानदा मुसलमान को भी आर्टिकल 341 को ख़त्म करके आरक्षण दे दिया जाए?